डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 10वीं कक्षा के गणित के समांतर श्रेणी को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोगों को इसके बेसिक कंसेप्ट्स को समझना पड़ेगा, तब जाकर के इस चैप्टर का सवाल आसानी से हल किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग पहले जानेंगे कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो समांतर श्रेणी जो होता है वह संख्याओं का समूह होता है। तो सबसे पहली बात है कि कौन सी सूची, संख्याओं की कौन सी सूची समांतर श्रेणी होगा, कौन सी सूची संख्याओं की कौन सी सूची समांतर श्रेणी नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग समांतर श्रेणी को पहचानना सीखेंगे। तो संख्याओं की कुछ सूची हम लिए हैं। इस सूची पर ध्यान दिया जाए तो पहला है कि 1 2 3 4 5 6। इसमें देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 गो पद दिया हुआ है या 6 संख्याएं दी गई। इसमें सातवां अगर अंक पूछा जाए कि सातवां पद क्या होगा, तो हम देखते हैं कि इसमें प्रत्येक पद में एक जोड़ करके अगला पद लिखा गया है। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 होगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 होगा। तो स्वाभाविक अगला पद क्या होगा, 7 होगा। तो इसमें प्लस 1 को जोड़ा गया है प्रत्येक पद में। तो हम अगला पद को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा में देखते हैं कि 2 का अंतर है। पहला पद है 2, दूसरा पद है 4, तीसरा है 6, चौथा है 8। तो देखते हैं कि प्रत्येक 2 पदों के बीच 2 का अंतर है। यानी अगला पद अगर हम लिखना चाहेंगे तो अंतिम पद में अगर 2 जोड़ देंगे तो अगला पद हो जाएगा, फिर उसमें 2 जोड़ेंगे तो अगला पद होगा। यानी प्रत्येक पद में इसमें 2 जोड़ा गया। तीसरा नंबर में देखते हैं, इसमें भी -1 है, -3 है, -5 है। यानी 2 का अंतर इसमें भी है, -2 का अंतर है। यानी अगला पद में अगर हम -2 जोड़ेंगे तो अगला पद ज्ञात हो सकता है। मतलब अंतिम पद में -2 जोड़ेंगे तो अगला पद ज्ञात हो सकता है। यानी प्रत्येक पदों में -2 का अंतर है। इसी प्रकार से चौथा नंबर में हम देखते हैं कि सेम पद है तो अगला पद भी 3 होगा, फिर अगला पद भी 3 होगा। यानी इसमें 0, प्रत्येक पद में 0 जोड़ा गया है। यानी 2 पदों का अंतर क्या है, 0 है। इसमें देखते हैं कि पहली संख्या है 1, दूसरी संख्या है 4, तीसरी संख्या है 9, चौथी है 16, फिर 25, 36। तो हम देख रहे हैं कि यह एक मतलब ये प्राकृत संख्या का जो है ये वर्ग है। यानी 1 का वर्ग 1 होता है, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो ये वर्ग है। तो हम इसमें भी हम देखते हैं कि अगला पद ये 6 का वर्ग है तो अगला पद क्या हो जाएगा, 7 का वर्ग 49। यानी ये क्या है, वर्ग संख्या। हाँ, वर्ग संख्या। इसमें कोई मतलब संख्या जोड़ करके हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ये एक वर्ग संख्या। इसमें देखते हैं ये छठा नंबर में जो है ये घन है। 1 का घन होता है 1, 2 का घन 2 का घन हो गया 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64। इस तरह से अगला जो पद होगा वो हम ज्ञात कर सकते हैं। 5 का घन होगा 125। 7वां नंबर में हम देखते हैं कि इसमें मतलब अगला पद क्या होगा नहीं ज्ञात कर सकते हैं। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये निश्चित मतलब नियम के अनुसार नहीं लिखा गया। जैसे पहला इसमें है 1 जोड़ा गया है, इसमें 5 जोड़ा गया है। इसमें देखते हैं कि -12 घटा दिया गया है। फिर इसमें जो है प्लस क्या कहते हैं 4, 5, 9। यानी इसमें जोड़ा गया है लगभग
6 4 10, 6 5 11, 11, 11 नहीं 9, 9 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5। तो देखते हैं कि इसमें कोई खास नियम के तहत इस संख्याओं को नहीं लिखा गया, तो अगला पद क्या होगा हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसमें भी देख रहे हैं 8वां नंबर में भी -3 है, फिर 10 है, फिर 8 है, 18 है, फिर 36 है, -3 है। इसमें क्या कहते हैं 13 को जोड़ देंगे 10 होगा, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 18 होगा, 18 में 36 हो गया। फिर अगला पद में कोई रिलेशन नहीं है, तो अगला पद को हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो इन सूची में संख्याओं के इन सूचियों में कुछ संख्याओं को एक नियम के तहत एक निश्चित क्रम में लिखा गया है और कुछ सूची में कोई नियम लागू नहीं किया गया। जैसे इसमें 7 और 8 में अगला पद क्या होगा हमें पता नहीं, कोई नियम के अनुसार इसको नहीं लिखा गया है। तो ये संख्याओं की यह सूची को हम लोग अनुक्रम नहीं कह सकते हैं, अनुक्रम नहीं कर सकते। इसमें क्या है, ये एक खास नियम के अनुसार लिखा गया है। इन संख्याओं की सूची को हम लोग अनुक्रम कह सकते हैं, अनुक्रम कह सकते हैं, संख्याओं का अनुक्रम कह सकते हैं, इसको हम अनुक्रम कह सकते हैं। ये संख्याओं का अनुक्रम है, ये संख्याओं का अनुक्रम नहीं है। 7वां और 8वां संख्याओं का अनुक्रम नहीं है। अब क्या है कि संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें 2 क्रमागत पदों का अंतर अचर हो, यानी मतलब प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ करके हम अगला पद ज्ञात कर सकते हैं। तो संख्याओं के ऐसे अनुक्रम को हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे देखिए ये इसमें प्रत्येक पद में एक एक जोड़ करके अगला पद हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा नंबर में +2 जोड़ करके अगला पद हम ज्ञात कर सकते हैं। 3 में -2 जोड़ करके अगला पद हम ज्ञात कर सकते हैं। 4 में 0 जोड़ करके अगला पद हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसमें ये 5 और 6 में एक निश्चित संख्या जोड़ करके वो नहीं ज्ञात कर सकते हैं। संख्याओं का अनुक्रम है। अनुक्रम का मतलब हुआ कि पिछले नमूना के आधार पर अगला पद ज्ञात करना। तो जिस संख्याओं की सूची में हम अगला पद पिछले नमूना के आधार पर या पिछले नियम के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं, तो उस संख्याओं की सूची को अनुक्रम कहेंगे। लेकिन एपी जो है हम उस सूची को कहेंगे, संख्याओं की उस सूची को एपी कहेंगे जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ करके हम अगला पद ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें ये जो है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये चारों एपी कहलाएगा। ये चारों एपी कहलाएगा, ये एपी कहलाएगा। इसको हम एपी कह सकते हैं। ये एपी नहीं है, 5 और 6 एपी नहीं है, और 7 8 अनुक्रम है ही नहीं। तो अनुक्रम प्रत्येक संख्याओं की सूची को हम अनुक्रम नहीं कर सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। अब प्रत्येक अनुक्रम को हम एपी नहीं कर सकते हैं। एपी संख्याओं का वही अनुक्रम कहलाएगा जिसमें 2 क्रमागत पदों के बीच अंतर हमेशा निश्चित रहे। जैसे देखिए 2 में से 1 घटाएंगे 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, यानी प्रत्येक 2 लगातार पदों के बीच अंतर जो है 1-1 का है, 1-1 का है। इसमें भी देखते हैं प्रत्येक 2 लगातार पदों के बीच अंतर 2 है। इसमें भी देखते हैं प्रत्येक 2 लगातार पदों के बीच अंतर -2 है। प्रत्येक 2 पदों के बीच अंतर जो है 0 है। इसमें प्रत्येक 2 पदों के बीच अंतर जो है समान नहीं है। चूंकि 4 में से 1 गया 3, 9 में से 4 गया तो 5, इसमें अंतर हो जाएगा 3 5, फिर देखते हैं कि 7, इस प्रकार से हो रहा है। तो ये एपी नहीं होगा। एपी हम उस संख्याओं की सूची को कहेंगे जिसमें 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर हमेशा अचर हो। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख लिया जाए। तो अनुक्रम हम किसको कहेंगे? अनुक्रम कहेंगे संख्याओं की ऐसी सूची जिसके अगला पद
पिछले नमूना या नियम के अनुसार ज्ञात किया जा सकता है, उसको हम लोग अनुक्रम कहेंगे। एग्जाम्पल में जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, अगला पद हम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें देखते हैं कि पिछला नमूना में 2-2 का अंतर है, तो 2-2 हम जोड़ते जाएंगे, अगला पद ज्ञात होता जाएगा। दूसरा है जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। इसमें भी अगला पद हम ज्ञात कर सकते हैं कि प्रत्येक संख्या जो है वर्ग संख्या है और प्राकृत संख्या के वर्ग संख्या है ये। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, अगला पद क्या हो जाएगा 6 का वर्ग 36। इस प्रकार से ये सब क्या कहलाएगा, अनुक्रम कहलाएगा, संख्याओं का अनुक्रम कहलाएगा। या सिर्फ अनुक्रम कहेंगे हम। लेकिन इस अनुक्रम में कौन एपी होगा, कौन एपी नहीं होगा, तो एपी वही होगा एपी जिसमें 2 क्रमागत पदों के बीच या 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान होगा। जैसे इसमें 2-4 में अंतर कितना है, अंतर का मतलब अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे। 4 में से 2 घटाइए, 2 हो गया। 6 में से 4 घटाइए, 2 हो गया। 8 में से 6 घटाइए, 2 हो गया। तो अंतर हर जगह 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर हमेशा समान है। जब एक ही अंतर रहे हर जगह तो उसको हम लोग अचर कहेंगे, मतलब जिसका मान नहीं बदलेगा। तो हमेशा एपी के 2 पदों के बीच या 2 संख्याओं के बीच हमेशा 2 पदों के अंतर हमेशा समान रहती है, इसका उसको हम लोग अचर कहेंगे। तो इसको एपी कह सकते हैं। एपी इसमें ये एपी है, इसमें ये संख्याओं का दो को एग्जाम्पल दिया गया है। दोनों संख्याओं का अनुक्रम है, लेकिन दोनों एपी नहीं है। एपी हम इसको कहेंगे, ये एपी है, ये एपी नहीं, लेकिन अनुक्रम है। तो समांतर श्रेणी हम किसको कहेंगे, इसकी परिभाषा इस प्रकार से हो सकती है, संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें 2 लगातार संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा अचर हो। अचर मतलब नियत हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इसे संक्षेप में एपी कहा जाता है। एपी कहा जाता है क्योंकि समांतर श्रेणी का अंग्रेजी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो अरिथमेटिक का अंग्रेजी पहला अक्षर ए है और प्रोग्रेशन का पहला अक्षर पी है, तो इसको संक्षेप में हम लोग एपी कहेंगे। एग्जाम्पल में जैसे 1, 3, 5, 7, 9 एपी में है। दूसरा जैसे 3, 3, 3, 3, इसमें 0 का अंतर है, इसे एपी में है। ETC श्रेणी जो है एपी 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला है परिमित एपी और दूसरा है अपरिमित एपी। परिमित एपी, अपरिमित एपी। तो परिमित एपी परिमित एपी क्या है, यानी परिमित समांतर श्रेणी यह है जिसमें पदों की संख्या, इसमें पदों की संख्या निश्चित होती है। इसमें पदों की संख्या निश्चित होती है, निश्चित होती है। इसमें पदों की संख्या अनिश्चित होती है। इसमें पदों की संख्या अनिश्चित होती है। परिमित एपी हम किसको कहेंगे, जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, और परिमित एपी किसको कहेंगे, जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित हो। मतलब अनिश्चित का मतलब हुआ अनंत हो। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, जैसे 25 से
छोटी, या ऐसे लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह एपी है। इसमें जो है प्रत्येक में एक एक का अंतर है, तो यह एपी होगा। और यह कौन सा एपी है? 10 ही तक है, इसके बाद नहीं है। इसमें पदों की संख्या निश्चित है, जिसको हम लोग कहेंगे परिमित एपी कहेंगे। दूसरा, जैसे 20 से छोटी सम संख्या, 20 से छोटी सम संख्या, तो यह भी एपी होगा, क्योंकि 20 से छोटी सम संख्या कम कौन हो जाएगी? 2 4 6 8 से लेकर के 20 तक। तीसरा, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 टू इन्फिनिटी, अनिश्चित, इसमें पदों की संख्या अनिश्चित अनंत तक है। जैसे 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, ये विषम संख्याओं का समूह है। तो इसमें देखते हैं कि यह भी एपी है, लेकिन अनंत तक है, ये टू इन्फिनिटी। तो इसको कहेंगे हम, ये दोनों जो है, ये हो गया परिमित एपी, परिमित एपी, और ये हो जाएगा अपरिमित एपी। परिमित एपी इसलिए होगा कि इसमें पदों की संख्या निश्चित है और इसमें पदों की संख्या अनिश्चित है, तो इसलिए हम लोग इसको अपरिमित कहेंगे या इसको परिमित कहेंगे। और कुछ पदों को हम लोग समझते हैं एपी से संबंधित। पद क्या होता है? पद, इसको अंग्रेजी में टर्म कहते हैं। तो एपी के प्रत्येक संख्या पद कहलाता है, पद कहलाता है। एपी के प्रत्येक संख्या पद कहलाता है। अब पहला पद, इसे क्रमशः, इसे संकेत में क्रमशः A1 A2 A3 डॉट डॉट अथवा T1 T2 T3 डॉट डॉट से सूचित किया जाता है, यानी पहला पद A1 का मतलब पहला पद, A2 का मतलब दूसरा पद, A3 का मतलब तीसरा पद, या इसको A से भी सूचित किया जाता है या T से सूचित किया जाता है। पहला पद होगा T1, दूसरा पद होगा T2, तीसरा पद होगा T3, इस तरह से। उसके बाद है पदांतर, पदांतर या सार्वअंतर, सार्वअंतर या इसको सार्वांतर भी कहेंगे। सार्वांतर, दोनों सार्व और अंतर को जोड़ दीजिए, सार्वांतर हो गया। सर्वांतर अंग्रेजी हो गया इसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस में डिफरेंस क्या होता है? ये हो जाता है कॉमन, नाम है इसका पदांतर। तो पदांतर का मतलब पदों का अंतर। तो कोई भी दो पदों के अंतर ले लीजिए तो वह हो जाएगा पदांतर। लिखेंगे इसकी परिभाषा, एपी के लगातार दो पदों के बीच एपी के लगातार, इसको ऐसे लिखिए,
एपी के दो लगातार पदों के बीच के अंतर को पदांतर या सार्व अंतर कहा जाता है। इसे संकेत में स्मॉल डी लिखा जाता है। यहां तक नोट कर लिया जाए। एग्जाम्पल में जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... इसमें हमको लिखना है पदांतर निकालना है। पदांतर कैसे निकालेंगे? कोई भी दो पद ले लीजिए, उस अंतर निकाल जब भी अंतर निकालेंगे तो अगला पद में से पिछला पद को हटाएंगे। तो यहां डी बराबर हो जाएगा, डी बराबर यानी सार्व अंतर बराबर लिख सकते हैं सार्व अंतर बराबर, देखिए 4 में से 2 घटा दीजिए, 2 आएगा, या 6 में से 4 घटा दीजिए, 2 आएगा, या 8 में से 6 घटा दीजिए, 2 आएगा, या 10 में से 8 घटा दीजिए, 2 आएगा। कोई एक मान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो भी दो लगातार पद ज्ञात होगा, अगला पद में से पिछला पद घटा दीजिए, सार्व अंतर निकल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं सार्व अंतर यानी D बराबर A2 माइनस A1, या A2 माइनस A1 लिखिए, यानी दूसरा पद घटो पहला पद, या ऐसे मान के चलिए, या लिख सकते हैं D3 माइनस D2, या लिख सकते हैं D4 माइनस D3, या लिख सकते हैं D5 माइनस D4। तो जो दो लगातार पद ज्ञात होगा उसमें से घटा दीजिए। अगर पहला ही लगातार 2 पद ज्ञात है तो D बराबर हम लिख सकते हैं D2 माइनस D1। सब पदों के बीच अंतर निकालने की जरूरत नहीं है, केवल 2 लगातार पदों का अंतर निकाल लीजिए, D निकल जाएगा। तो इसको लिख लीजिए। अब हम लोग एपी का व्यापक पद ज्ञात करेंगे। एपी का व्यापक पद क्या होता है? जैसे बताया गया कि पहला पद होता है एपी का पहला पद। पहला पद को एपी के देखिए, एपी का पहला पद को ए लिखा जाता है, प्रायः ए लिखते हैं, और सार्व अंतर बराबर डी हो गया। तो पहला पद अगर लिखेंगे और एन पहला पद एन एक मिनट, पहला पद को A1 या ए लिखते हैं, सार्व अंतर को डी लिखते हैं, और एनवा पद को एन लिखते हैं या टीएन लिखते हैं, टीएन। क्योंकि पद को तो ए से भी सिद्ध करते हैं, टी से भी सिद्ध करते हैं, तो एनवा पद को एन लिखिए या टीएन लिखिए। तो देखिए, तो पहला पद लिखेंगे, पहला पद का मतलब हो जाएगा A1। तो A1 बराबर हो जाएगा A। दूसरा पद A2। तो A2 कैसे ज्ञात करते हैं? हम जानते हैं कि किसी पद में अगर सार्व अंतर को जोड़ देंगे तो अगला पद ज्ञात हो जाएगा। तो दूसरा पद हो जाएगा A प्लस डी। तीसरा पद
तीसरा पद A3। तो इसमें क्या करते हैं, A प्लस दूसरा पद में है ये है, एक पद इसमें और जोड़ दीजिए, एक D और जोड़ देंगे तो हो जाएगा A प्लस 2D। चौथा पद को A4 लिखेंगे हम। तो A प्लस तीसरा पद हमारा कितना है, हाँ दूसरा पद हो गया A प्लस 2D, इसमें एक D और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 3D। इसी तरह से अगर हम लोग मतलब इसको लिखिएगा, पहला पद को, इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं कि A प्लस 1 माइनस 1 इंटू D लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। इसको लिख सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। इसी तरह से अगर पांचवा पद लिखना है, पांचवा पद लिखिएगा, यानी A5 बराबर ये हो जाएगा, चौथा पद है हमारा A प्लस 3D, इसमें एक D और जोड़ देंगे। इसको लिख सकते हैं A प्लस 4D। इसको लिख सकते हैं, अगर चौथा पद है तो A प्लस 5 में से एक घटाइए, D से गुणा कर दीजिए, चौथा पद निकल जाएगा। इसी तरह से अगर nवां पद लिखेंगे हम, nवां पद लिखेंगे, nवां पद को n लिखते हैं, ये हो जाएगा, देखिए nवां पद क्या हो जाएगा कि अगर पांचवा पद लेते थे तो A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D हो गया। तो nवां पद लेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस n से A, मतलब पांचवा पद लिए तो इसमें पांचवा पद लिए तो 5 में से एक घटाए, इंटू D किए, तो nवां पद ले रहे हैं तो n में से एक घटाएंगे, इंटू D कर देंगे, तो यह हमारा nवां पद हो जाएगा। तो nवां पद ही हमारा व्यापक पद AP का व्यापक पद कहलाता है। यानी ये AP का व्यापक पद क्या हो गया, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसको लिख लिया जाए, कह सकते हैं कि AP का nवां पद को, AP का nवां पद को ही nवां पद को ही AP का व्यापक पद कहा जाता है, जहां an बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। व्यापक पद का मतलब हुआ कि इस एक प्रकार का सूत्र हो गया, इसके माध्यम से हम कोई पद ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में पहला पद ज्ञात करना है, A1, पहला पद को A1 लिखेंगे, तो देखिए A1 लिखिए, n की जगह पे 1 रखिए, तो A प्लस 1 माइनस 1 इंटू D हो जाएगा। तो A प्लस 0 इंटू D बराबर हो गया A। तो पहला पद क्या हो गया, A हो गया। दूसरा पद ज्ञात कीजिए, तो A प्लस n का मान यहाँ पर 2 है, तो 2 रखिए, 2 माइनस 1 इंटू D, तो A प्लस D हो जाएगा। तीसरा पद ज्ञात करिए, तो n की जगह पे क्या रखिएगा, 3, तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D, तो A प्लस 2D हो जाएगा। इस तरह से चौथा पद ज्ञात कीजिए, तो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D, तो A प्लस 3 हो जाएगा, 3D हो जाएगा। यानी जितना भी मान के चलिए 10वां पद ज्ञात करना है, तो A प्लस कितना हो जाएगा, 10 में से घटा दीजिए, 9D। 15वां पद ज्ञात करना है तो A प्लस 14D। 20वां पद ज्ञात करना है तो A प्लस उसमें एक घटाइए, 20वां पद ज्ञात करना है A प्लस 19D। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार A 15वां पद A प्लस ब्रैकेट लिख दीजिए 14D,
इसी प्रकार ए 20वां पद गया, ए 100वां पद ज्ञात कीजिए, तो ए प्लस 99D। हम ए प्लस मान के चलिए 25वां पद ज्ञात कर रहे हैं, तो ए प्लस 24D। इस तरह से हम इस व्यापक पद की मदद से कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें पहला पद और सार्वंतर मालूम होना चाहिए। तो इसको लिख लिया जाए। तब आगे हम लोग इसको एनबी के रूप में याद रखिए। एपी के पहला पद को संकेत में ए लिखते हैं, सार्वंतर या पदांतर को संकेत में डी लिखते हैं। उसके बाद एनवा पद को संकेत में एन या टीएन दोनों लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक। अंतिम पद को एल लिखा जाता है, अंतिम पद को एल लिखा जाता है। एनवा पद ही अंतिम पद होता है, तो कभी कभी इसके जगह पर एन के जगह पर एल भी लिखा जाता है। उसके बाद दूसरा जान लीजिए कि सार्वंतर जो है, एक में सार्वंतर यानी डी का मान धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी सार्वंतर का जो मान है वह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 को हल करना सीखेंगे। इसमें पहला नंबर का सवाल हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी 2 से पढ़ते हैं। 2 नंबर का जो पहला नंबर का सवाल इसमें दिया हुआ है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। इसमें दिया हुआ है ए का मान 10 और डी का मान भी दिया हुआ 10। ये समझ लीजिए कि अगर पहला पद और डी का मान मालूम है तो कोई भी पद हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। वो व्यापक पद के सूत्र से कोई भी पद हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला पद देखिए, तो पहला पद यानी ए1 ज्ञात करेंगे। ए1 तो हमारा क्या कहते हैं, ये है 10 है, ये है। दूसरा पद ए2 ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस डी, तो ए प्लस डी हो जाएगा, तो 10 और प्लस 10 20 हो गया। तीसरा पद को ए3 लिखते हैं, ये होता है ए प्लस 2D। दूसरा पद हो गया ए प्लस 2D, तो ए का मान 10, तो 2 गुना 10, तो 10 प्लस 20 हो गया 30। चौथा पद क्या हो जाएगा, चौथा पद हो जाएगा ए प्लस 3D। चौथा पद हो गया, यानी जितना पद रहता है उसमें से घटा के डी से गुना कर देते हैं पहला पद में। 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 प्लस 30 यानी 40। अतः हम लिख सकते हैं एपी के प्रथम 4 पद बराबर कौन कौन हो गए। पहला पद हो गया 10, दूसरा पद हो गया 20, तीसरा पद हो गया 30, चौथा पद 40। ये निकल गया।
इस तरह से दो का टोटल सवाल बन जाएगा। अब तीसरा नंबर का एक सवाल बनाते हैं। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। इसमें पहला पद का मान निकालना है और सारवंतर निकालना है। देखिए, तो 3 1 -1 -3, ये सभी जो संख्याओं की सूची है वो एपी में है। हमको जांचने की जरूरत नहीं एपी में है कि नहीं, पहले से एपी में दिया हुआ। तो यहां लिखेंगे पहला पद बराबर पहला पद कितना हो गया? पहला पद को हम लोग ए लिखते हैं या A1 लिखते हैं, कितना हो गया? 3 हो गया। और सारवंतर निकालना है, यानी डी का मान ज्ञात करना है। तो A1 - A2, तो इसमें हो जाएगा A2 का मान, यानी पहला पद ये, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कोई लगातार दो पदों का अंतर ले लीजिए। पहला दो पद दिया हुआ है तो A2 - A1 वाला फॉर्मूला लागू करेंगे। अगर मान के चलिए ये पद अज्ञात रहता, ये दोनों दिया हुआ रहता, तो A3 - A2 निकालते। तो यहाँ तो प्रथम दो पद दिया हुआ है तो A2 - A1, 1 - 3 और -2। तो पहला पद हमारा 3 हो गया और सारवंतर -2 हो गया, ये निकल गया। उसके बाद इसी तरह से जैसे 3 का चौथा नंबर सवाल है कि मैं 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 ... इसमें भी एक मतलब पहला पद और सारवंतर का निकालने के लिए, तो पहला पद को हम लोग ए लिखते हैं, तो डायरेक्ट संकेत का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो ए बराबर पहला पद ए बराबर कितना हो गया? 0.6 और डी बराबर A2 - A1। A2 का मान 1.7 घटो 0.6 कितना हो जाएगा? 1.1। एक उत्तर ये हो गया, एक उत्तर ये हो गया। पहला पद हो गया 0.6 और सारवंतर हो गया, क्योंकि पहला पद को ए लिखते हैं और सारवंतर को डी लिखते हैं। यहाँ भाषा नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, या पीछे लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख लीजिए। चौथा नंबर का सवाल, चौथा नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है? यदि कोई एपी में है तो इसका सारवंतर ज्ञात करिए और इनके 3 और पद ज्ञात करिए, यानी 3 अगला पद ज्ञात करना। तो पहले इसको पहचानना है कि एपी में है कि नहीं है। तो एपी में पहचानने का नियम है कि प्रत्येक 2 लगातार पदों का अंतर निकाल के देखिए कि वह अचर होता है कि नहीं होता है। यहां देखिए, तो A2 - A1 ज्ञात करिए, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। ई दोनों के बीच अंतर ज्ञात करेंगे, ई दोनों के बीच अंतर ज्ञात करेंगे, ई दोनों के बीच अंतर ज्ञात करेंगे। देखते हैं हर जगह अंतर समान है कि नहीं है, सारवंतर समान है कि नहीं है। A2 - A1, यानी दूसरा पद घटो पहला पद, हो जाता है 2। फिर लिखेंगे A3 - A2, तो 8 - 4, देखते हैं निकल गया 4। A4 - A3, A4 है 16, A4 का मतलब चौथा पद, A3 का मतलब तीसरा पद, तो 16 में 4 घटेगी 8। तो क्या देख रहे हैं, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8, हर जगह अलग अलग मान आ रहा है, यानी सारवंतर हमारा एक समान नहीं है। तो एक समान नहीं है तो वह एपी में नहीं होगा, लिख देंगे। क्योंकि A2 - A1 बराबर है A3 - A2 का बराबर है A4 - A3, इसीलिए दी गई सूची या दिया गया अनुक्रम एपी में है, जब नहीं है A3 - A2 का बराबर नहीं है A4 - A3 का, चूंकि ये है 2, ये है 4, ये है 8, ये बराबर नहीं है। जब नहीं है तो इसलिए लिख सकते दी गई सूची एपी में नहीं है। अगर ये रहता तब हम लोग अगला 3 पद लिखते, इसको लिख लीजिए। जैसे इसी में
चौथा का दूसरा 9 सवाल 7 2 5/2 3 7/2 डॉट डॉट। पहले हमें जांचना है कि एपी में है कि नहीं। जांच करेंगे तो A2 माइनस A1 ज्ञात करिए। तो 5 माइनस 5/2 माइनस 2 हल करिए, लॉस हो गया 2, 5 माइनस 4 1/2 हो गया। फिर A3 माइनस A2 निकालिए। तो 3 माइनस 5/2 लॉस हो गया 2 3 दूना 6 माइनस 5 1/2। A4 माइनस A3 ज्ञात करिए। 7/2 माइनस 3 लॉस हो गया 2 7 माइनस 6 1/2। हम देखते हैं हर जगह एक समान है, यानी लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 का बराबर है A4 माइनस A3 का, इसीलिए दी गई सूची एपी में है। एपी में हम लोग जांच लिए एपी में है। जब एपी में है तो अब निकालना है इसमें सार अंतर निकालना है और अगला 3 पद ज्ञात करना है। यहाँ यहाँ लिखेंगे सार्वंतर डी का मान कितना निकल गया A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 का मान निकला हुआ है। सार्वंतर 1/2 निकल गया। सार्वंतर निकल गया। अब अगला 3 पद ज्ञात करेंगे। यहां तक लिख लीजिए। अब देखिए अगला 3 पद का मतलब हुआ कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पद हमें दिया हुआ है। तो अगला 3 पद ज्ञात करना है, 5वां पद 6ठा पद और 7वां पद। तो अब लिखेंगे अगले 3 पद। तो अगले 3 पद तो पहला पद कितना हो जाएगा, अगले 3 पद हो जाएगा A5। तो A5 बराबर यहां लिख देंगे अगले 3 पद A5, चूंकि चौथा पद तो में दिया हुआ ही है, 5वां पद ज्ञात करना है। तो 5वां पद हो जाएगा A5। इसको लिख सकते हैं A + 4D। तो A का मान यहां पर दिया हुआ 2, अब 4 गुना D का मान निकला हुआ 1/2 हल कर लीजिए। तो 2 + 2 5वां पद निकल गया 4। फिर 6ठा पद ज्ञात करिए। तो A + 7D 5D ये हो जाएगा 2 यहाँ पर 2 प्लस ध्यान 2 + 5 गुना 1/2। तो 5 यानी 2 + 5/2 इसको हल करिएगा। 5 9 10 2 9 4 5 9 9/2 हो जाएगा। उसके बाद 7वां पद तो A + 6D हो जाएगा। तो A का मान 2 6 गुना D का मान 1/2 2 3 6। तो 2 + 3 तो 5 यही हमारा अगला 3 पद हो गया। अगला 3 पद हो गया 4 9/2 और 5 ये उत्तर हो गया। तब इसके बाद के सवाल को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।